नाउजुबिल्ला से लॉग एट का लास्ट वीक है हमारा, जिसको मैंने सुपर सेशन के नाम से रखा है। और सबसे पहला जो आज हमारा टॉपिक है वो सीपीसी है। सीपीसी बेसिकली हमारे पास लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, अब फिर बता रहा हूँ कि ऑलमोस्ट 22 सेक्शन है और 8 ऑर्डर्स है। ठीक है, अब इसमें क्या है, सेक्शन कौन सा है, 1 से लेकर 6 तक, उसके बाद 9 से लेकर 12 तक, 15 से लेकर 20 तक, उसके बाद 47, 75, 96, 104, उसके बाद 115 और 151, यानी 1 से 6 तक, 9 से 12 तक, 15 से 20 तक, 47, 75, 96, 104, 115 और 151। ये बेसिकली हमारा सीपीसी का सिलेबस है। और इसके बाद ऑर्डर 1 है, ऑर्डर 6 है, ऑर्डर 7 है, 8 है, 9 है, 39 है, 41 है, 43 है। ये हमारे पास ऑर्डर है बेसिकली करने के लिए। अभी हम स्टार्ट करते हैं सीपीसी से। और बार बार कह रहा हूँ कि मेरा लेक्चर जब भी सुनना है, लॉग उसके साथ मैच करें, वो बुक को उसको रेलिवेंट करके पढ़ेंगे, जिंदगी भर नहीं भूलेगा। सेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं सीपीसी से। इसको बेसिकली कहते हैं द लॉ ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। जब भी हमने सीपीसी लिखा, ये आया कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अच्छा, ये 1908 का। ये इनएक्ट कब हुआ, यानी बना कब, 21 मार्च 1908 को। ये एक एमसीक्यूज है बेसिकली प्रॉपर, 21 मार्च 1908 को। ठीक है, लेकिन अब इसकी जो इन्फोर्समेंट है, ये स्टार्ट कब हुआ, लागू कब हुआ। सेक्शन 1 से स्टार्ट करते। ये बेसिकली लॉ ऑफ सिविल प्रोसीजर पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेबल है, जहां जहां भी पाकिस्तान की टेरिटरी है। शॉर्ट टाइटल सेक्शन 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट। शॉर्ट टाइटल में इसका सब सेक्शन नंबर 1 का सब सेक्शन 1 है कि इसका नाम है द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, द नाम भी लगाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर याद रखना। ठीक है, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। लेकिन सिविल प्रोसीजर कोड भी आ सकता है, वहां पे लिखा हुआ सिविल प्रोसीजर कोड भी आ सकता है, सिविल कोड भी आ सकता है, सिविल प्रोसीजर भी आ सकता है, लेकिन इसका बेसिक नाम क्या है, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ये आपने चीज़ें वो है कि रट्टे की जो सिचुएशन है वो निकल चुकी है। अब आपको जो चीज़ सुननी है उसको विजुलाइज करके अपने दिमाग में रखना है। अच्छा, ये कब आया, ये 21 मार्च 1908 को बना। ये एप्लीकेबल कब हो रहा है, 1 जनवरी 1909 को ये तब एप्लीकेबल हो रहा है। और कहां पे एप्लीकेबल हो रहा है, होल ऑफ पाकिस्तान, होल पाकिस्तान, यानी ये तमाम पाकिस्तान में एप्लीकेबल। उसके बाद सेक्शन नंबर 2 है हमारे पास। ये बेसिकली डेफिनेशन है, इनमें से 1 से 2 क्वेश्चंस वो पूछ सकता है। बाज़ दफ़ा नंबर्स का पूछ लेता है, बाज़ दफ़ा टाइटल पूछ लेता है। कोड क्या है, कोड वो जो सारे इसमें दिए गए हैं। नंबर 2 पर 2 का सब सेक्शन 2 है। डिग्री क्या है, डिग्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। डिग्री एक अदालत का बाज़ाब्ता फैसला है जिसमें अदालत 2 मुतनाज़ा पार्टियों के दरमियान जो इशू होता है उस पर मुस्तकिल या आर्जी फैसला। डिग्री एक अदालत का बाज़ाब्ता फैसला है जो 2 पार्टियों के दरमियान जो मुतनाज़ा मामलात है उस पर वो फैसला होता है, जो आर्जी भी हो सकता है और मुस्तकिल भी हो सकता है। इसमें दावे का खारिज करना भी शामिल है, यानी दावे के खारिज की भी डिग्री पास हो सकती है। अब बात करते हैं नंबर 3 की। पहली डेफिनेशन थी कोड
उसके बाद डिक्री, डिक्री के बाद है जी डिक्री होल्डर कौन है। डिक्री होल्डर वो बंदा है जिसके हक में डिक्री पास की गई, ठीक है, जिसके हक में कोई फैसला आया है। अब इसको पढ़ते हैं। डिक्री होल्डर मींस एनी पर्सन इन हुज फेवर, फेवर बात समझ आ गई। ए डिक्री हैज बीन पास्ड और एन ऑर्डर केपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज बीन मेड, यानी वो बंदा जिसके हक में कोई डिग्री पास हुई हो और वो उस डिग्री पर अमल दरामद भी करवा सके। जब भी कोई भी क्वेश्चन पेपर का अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चंस को पढ़ना है, हर क्वेश्चन को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ताकि उसका मतलब जो है, मीनिंग जो है वो निकल। इसके वन लाइनर लिखते जाओ हर सेक्शन के साथ साथ। बैठे हैं, बैठने से ये चीज़ें दिमाग में नहीं बैठेंगी। अभी आपने जब मेरे पास से जाना है फिर आप भूल जाएंगे, फिर कहेंगे सर ने क्या कहा है। तो जब वन लाइनर आप बनाते जाएंगे तो ईजी हो जाएगा। उसके बाद है जी डिग्री होल्डर के बाद है डिस्ट्रिक्ट, जिला। जिला क्या है? District means the local limits of jurisdiction of a principal civil court or regional jurisdiction, hereinafter called a district court, and includes the local limits of the original civil jurisdiction of a high court. District क्या है? एक इलाके की जो ओरिजिनल jurisdiction है वो district है। कैसे district है वो मैं आपको बताता हूँ। ये लाहौर है, ये लाहौर की जो ओरिजिनल jurisdiction है ये लाहौर सिविल कोर्ट की है या लाहौर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की है। अब इधर केस रहकर वो कसूर कोर्ट का नहीं कंसीडर होगा, शिवपुरा कोर्ट का कंसीडर नहीं होगा। लाहौर में है लाहौर की ओरिजिनल जुरिडिक्शन, शिवपुरा में है शिवपुरा की ओरिजिनल जुरिडिक्शन, कसूर में है तो कसूर की ओरिजिनल जुरिडिक्शन, ठीक है। अब इसमें एक और चीज होती है, सिविल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स। सिविल में सबसे जो नीचे वाली अदालत होती है वो सिविल कोर्ट होती है। उसके बाद होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद होती है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद होती है सुप्रीम कोर्ट। इधर क्या है? इधर सबसे पहले कौन होता है? क्रिमिनल में मजिस्ट्रेट होता है। उसके बाद होता है जी सेशन जज। उसके बाद सेम एज इट एज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। इसके साथ एक और भी होता है रेवेन्यू। रेवेन्यू के केस कैसे सुने जाते हैं? रेवेन्यू पहले एसी, डीसी, कमिश्नर, उसके बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उसके बाद बोर्ड के बाद आता है हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। ये रेवेन्यू कोर्ट्स के मैटर सुनने का एक पैटर्न है। अब ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इधर सेशन कोर्ट है, ये बेसिकली अदालत एक ही है, लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिविल मैटर सुनेंगी तो वो डिस्ट्रिक्ट होगा। यानी एक जज जब सिविल केस सुनेगा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन जज, वो डिस्ट्रिक्ट जज कहलाएगा। वही जज जब क्रिमिनल मैटर फौजदारी के केसेस सुनेगा, वही जज सेशन जज कहलाएगा। बात क्लियर? दैट्स इट। डीसी के नीचे क्या राइट किया? डीसी के नीचे कमिश्नर, वो तो शॉर्ट लिखा है ना, कंप्लीट लिखा नहीं। कमिश्नर, ये नीचे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, हर सूबे का एक बोर्ड होता है, हर डिवीजन का एक कमिश्नर होता है, हर डिस्ट्रिक्ट का एक डीसी होता है, हर तहसील का एक एसी होता है। अब ठीक हो गया? हाई कोर्ट भी हर सूबे का अपना होता है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। फॉरेन कोर्ट क्या है जी? अब हमारे पास है सेक्शन 2 का ही फॉरेन कोर्ट। फॉरेन कोर्ट वो अदालत है, जर्नल सा कंसेप्ट है, कॉमन सेंस में रह के लॉ पढ़ना है। फॉरेन कोर्ट वो कोर्ट है जो पाकिस्तान से बाहर वाक़ है। फॉरेन जजमेंट, फॉरेन जजमेंट वो जजमेंट है जो फॉरेन कोर्ट ने पास की है, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास गवर्नमेंट प्लीडर। ये डेफिनेशन पढ़ने वाली, गवर्नमेंट प्लीडर कौन होता है? इसको रजा क्या कहते हैं? एडीपीपी या सरकारी वकील। सरकारी वकील कौन होता है? गवर्नमेंट प्लीडर includes any officer appointed by the provincial government to perform all or any of the functions expressly imposed by this code on the government pleader, and also any pleader acting under the direction of the government pleader.
हर वो वकील, सरकारी वकील जिसको किसी सूबाई हुकूमत ने इलेक्ट किया है, सिलेक्ट किया है, या किसी सरकार के तहत वो भर्ती हो गया है, उर्दू में कह लेते हैं ना भर्ती होना, यानी वो सरकारी वकील जो सरकारी तौर पर इलेक्ट हो गया है, जिसकी एक सैलरी है, वो कौन है? गवर्नमेंट प्लीडर है। अब एक केस होता है, उस स्पेशल केस में एक प्राइवेट वकील को वो गवर्नमेंट प्लीडर कहता है कि ये तुम डील करो, उस केस को करने के हद तक वो प्राइवेट बंदा भी क्या है? गवर्नमेंट प्लीडर। जज कौन होता है? एक अदालत का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है वो जज होता है, यानी एक अदालत का जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है वो जज होता है। जजमेंट क्या है? जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ ए डिक्री और ऑर्डर। जजमेंट वो फैसला है, वो तहरीरी फैसला है जो डिक्री और ऑर्डर की बुनियाद पर जारी किया जाता है। लिखें, जजमेंट डेब्टर कौन होता है? जजमेंट डेब्टर, जजमेंट डेब्टर वो बंदा होता है जिसके खिलाफ कोई फैसला आता है। ठीक है रहमान, लिख रहे हैं ना, 1 बाय 1 करते हैं। जजमेंट डेब्टर वो बंदा है जिसके खिलाफ कोई फैसला आता है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है? कानूनी वारिस, कानूनी तौर पर नायब, आपका कानूनी नुमाइंदा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो बंदा होता है जो मरने वाले के बाद उसकी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद को इस्तेमाल कर सकता है, उसके मुताल्लिक केस कर सकता है, उसके मुताल्लिक केस करवा सकता है। ठीक है, बैठे पीछे चले, फिर इसको गाइड कर दें क्या करना है। अच्छा, मैसन प्रॉफिट क्या है? मैसन प्रॉफिट, रहमान इधर गौर करो, मुझे सुन, जब मैं बोल रहा हूं तब मुझे सुनना है, उसके बाद लिखो। मैसन प्रॉफिट ऑफ प्रॉपर्टी मींस प्रॉफिट व्हिच द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन of such property actually received or might with ordinary diligence। मैसन प्रॉफिट वो मुनाफा है जो किसी की प्रॉपर्टी पर नाजायज कब्जा करने के बाद आपने हासिल किया। ठीक है, एक प्रॉपर्टी पर आपने नाजायज कब्जा किया है, उसका 1 लाख रुपए रेंट था, वो जो 1 लाख रुपए रेंट आपको आना शुरू हो गया, वो क्या है? मैसन प्रॉफिट है। अब एक ये मकान है, इस पर आपने कब्जा कर लिया, इसका रेंट क्या है? 1 लाख रुपए। ये क्या बन गया? मैसन प्रॉफिट। आपने वो रेंट तो देना बंद किए की है, उसके अलावा इसने कोई अदारा खोल लिया, कोई फैक्ट्री लगा ली है, उसके अलावा जो इनकम कमा रहे हैं वो मैसन प्रॉफिट का हिस्सा नहीं है। ठीक है, जो आपने एडिशनल एफर्ट के जरिए उसमें इनकम कमाई है वो मैसन प्रॉफिट का हिस्सा नहीं है। मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी है? मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब फसलें वगैरह जो एक जगह से दूसरी जगह तक चेंज हो सकती हैं। आइडिया होगा चीज का? चले करेंगे, 2 पेपर करने हैं। ऑर्डर, ऑर्डर क्या है? ऑर्डर मींस द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ ए सिविल कोर्ट व्हिच इज नॉट ए डिक्री। ऑर्डर क्या है? हुक्म क्या है? हुक्म एक अदालत का बाज़ाब्ता ऑर्डर हुक्म होता है जो डिग्री नहीं होता। ठीक है, कैसे? एक बंदे ने केस दायर किया है, एक इंसान ने केस दायर किया है, केस दायर करने के बाद वो सीन क्या हुआ है कि ये सिविल केस आ गया, इसकी ये फर्स्ट हियरिंग है। फर्स्ट हियरिंग पर क्या है? फाइल सबमिट होगी। सबमिट होने के बाद वो ऑर्डर क्या होता है? नोटिस। ये फॉर्मल एक्सप्रेशन जनरल बात, ये भी एक ऑर्डर। दूसरी डेट पर क्या हो जाता है? स्टे हो जाता है, ये भी ऑर्डर। तीसरी डेट पर स्टे जो है वो डिसमिस हो जाता है, ये भी ऑर्डर है। चौथी डेट पर कोई कॉस्ट पड़ जाती है, ये भी ऑर्डर है। 5वीं डेट पर केस अडजर्न हो जाता है, ये भी ऑर्डर है।
छठी डेट पर कोई नई एप्लीकेशन आ जाती है, वो आ जाती है कि नई एप्लीकेशन, ये भी यानी एक केस में जो रोजमर्रा प्रोसीडिंग हो रही होती है, हर डेट पर जो प्रोसीडिंग हो रही होती है वो हर डेट का ऑर्डर होता है। और हम अक्सर जब उसकी अटेस्टेड कॉपी निकलवाते हैं तो हम कहते हैं कि इसकी जी हमें ऑर्डर शीट चाहिए, यानी हम उसकी रूटीन की प्रोसीडिंग, चाहे उनमें केस खारिज हुआ, कोई स्टे मिला हो, कोई स्टे खारिज हुआ हो, किसी भी लेवल का कोई ऑर्डर हुआ, वो ऑर्डर ही। ठीक, प्लीडर कौन है? प्लीडर कौन है? प्लीडर वो इंसान है, वो बंदा है जो किसी दूसरे के बिहाफ पर अदालतों में पेश होता है, जिसको हम एडवोकेट भी कहते हैं, अटॉर्नी एट लॉ भी कहते हैं, वकील भी कहते हैं। ठीक है, यानी उसका अपना केस नहीं होता, वो किसी के केस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है किसी के बिहाफ अदालत में। उसके बाद प्रिस्क्राइब जो इस लॉ के मुताबिक दिया गया, उसके बाद पब्लिक ऑफिसर। पब्लिक ऑफिसर सरकारी मुलाजिम। सरकारी मुलाजिम कौन है? हर वो बंदा जो सरकार से तनख्वाह लेता है। ठीक है, वो चाहे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, या वजीर आजम हो, या सदर पाकिस्तान, हर बंदा कौन है? सरकारी मुलाजिम। जिसको भी सरकार की तरफ से अपनी ड्यूटी देने के पैसे मिलते हैं वो सरकारी मुलाजिम है। पुलिस का बंदा हो, आर्मी का बंदा हो, मेडिकल का बंदा हो, उसके बाद एजुकेशन का बंदा हो, रेवेन्यू का हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो, कोई भी लेवल का डिपार्टमेंट का बंदा हो, वो कौन है? सरकारी मुलाजिम। फर्दर डिफाइन करने की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं सर। रूल्स क्या हैं जी? रूल्स जो इस लॉ में दिए गए हैं। शेयर्स क्या है? शेयर कॉर्पोरेशन के शेयर, बॉन्ड्स वगैरह, डिबेंचर्स वगैरह, जब कंपनियों को कोई पैसे की ज़रूरत होती है तो वो शेयर जारी कर देते हैं, डिबेंचर्स बॉन्ड्स वगैरह जारी करते हैं, लोग वो खरीदते हैं, कंपनी को उतना पैसा मिल जाता है, वो उसको इस्तेमाल करते हैं, बाद में वो लोग शेयर को अपने इस्तेमाल में वापस कर देते हैं, शेयर सेल कर देते हैं ज़्यादा पैसों में। उसके बाद साइन क्या है? आखिरी सब सेक्शन 2 का सब सेक्शन 20 है। साइन क्या है? साइन वो है जो एक अदालत पर जज के साइन होते हैं, जज के नाम की स्टैंपें होती हैं, वो सारे क्या हैं? साइन। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 3। जितना टाइम सेक्शन 2 को एक्सप्लेन करने में लगा है उतना बाकी सारों को एक्सप्लेन करने में लगा है। सेक्शन 3 सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट। Subordination of courts. For the purpose of this code, for the purpose of this code जब भी आएगा इसका मतलब है for the purpose of code of civil procedure। जब भी किसी भी बुक में दिस कोड का वर्ड आए इसका मतलब है वो उस लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस लॉ की बात कर रहा है। ठीक है, ओके हो गया? For the purpose of this code, the district court is subordinate to high court. And every civil court of grade inferior to of a district that of district court, and every court of small class is subordinate to the high court and district court। यानी जो हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो हाई कोर्ट की सबॉर्डिनेट है, और जो बाकी सिविल कोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की सबॉर्डिनेट है, और स्मॉल काजेस भी क्या है? वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की सबॉर्डिनेट है। ये सारी बेसिकली किसकी सबॉर्डिनेट है? हाई कोर्ट की। लेकिन अब सीन क्या है? अब सीन ये है कि स्मॉल काजेस कोर्ट बरसगीर के लेवल पर थी, बरसगीर भी नहीं है, सारे कंट्रीज बन गई हैं, तो लिहाजा स्मॉल काजेस कोर्ट पाकिस्तान में और इंडिया में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि उस वक्त बरसगीर बहुत बड़ा था तो मैटर्स को डिवाइड किया गया था, लेकिन अब वो एग्जिस्ट नहीं करती। अब सिविल कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, अब सिविल कोर्ट किसकी सबऑर्डिनेट है? डिस्ट्रिक्ट की। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसका सबऑर्डिनेट है? हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट किसकी सबऑर्डिनेट है? सुप्रीम कोर्ट। ये चेन है, इसको बस याद रखिए। सेविंग सेक्शन 4
सेमिंग, ये बेसिकली सेमिंग जो है ये इस्तिस्ना है। इस्तिस्ना, एग्जम्पशन, in the absence of any specific provision to the contrary, nothing in this code shall be deemed to limit or otherwise affect any special or local law now in force, or any special jurisdiction or power conferred, or any special form of procedure prescribed by or under any other law for the time being in force। कोई किसी जगह पर CPC अप्लाई नहीं हो रहा जो इससे मुख्तलफ है, अप्लाई हो भी रहा है तो लेकिन इससे मुख्तलिफ कोई स्पेशल लॉ एप्लीकेबल है या कोई लोकल लॉ किसी जगह पर एप्लीकेबल है, तो ये जो CPC है ये उसको लिमिटाइज नहीं कर सकता, ये उसको बाउंड नहीं कर सकता, क्योंकि स्पेशल लॉ ऑलवेज प्रिवेल टू लोकल लॉ, और सॉरी जनरल लॉ। स्पेशल और लोकल लॉ जो है वो हमेशा जनरल लॉ पर प्रिवेल करते हैं। बात समझ आ गई? जी सर। यानी CPC के मुतरादफ जहाँ भी कोई लॉ इस्तेमाल हो रहा है, कोई लोकल लॉ है, कोई स्पेशल लॉ है, तो उसको CPC जो है लिमिटाइज नहीं कर सकता। अब उसके बाद पढ़ते हैं सेक्शन 5, ये है जी रेवेन्यू कोड्स, एप्लीकेबल ऑफ रेवेन्यू कोड्स। अब इसमें क्या है, ये जो सेक्शन 4 सब पढ़ा था, इसमें नीचे जो इसका सब सेक्शन 2 था उसमें ये बताया गया था कि जो किसी रेवेन्यू लॉ सॉरी स्पेशल और लोकल लॉ के तहत किसी मज़ारे को कोई रेंट वगैरह कोई इनकम आ रही है तो वो भी एज इट एज चलती रहेगी, वो ख़त्म नहीं होगी। अब पढ़ते हैं रेवेन्यू कोड्स को, यानी सेक्शन 5 जो है वो रेवेन्यू कोड पर क्या है। When any revenue code are governed by the provision of this code, यानी जब कोई रेवेन्यू कोड गवर्न बाय दिस कोड, यानी जो कोई रेवेन्यू कोड जो है सिविल लॉ के मुताबिक चल रही हो या गवर्न की जा रही हो, in those matter of procedure upon which any special enactment applicable to them is silent, the provincial government may be notification in the official gazette declare that any provision portion of those provision which are not expressly made applicable by this code shall not apply to those codes। बात ये है कि अगर कोई रेवेन्यू लॉ कोई रेवेन्यू मैटर चल रहा है इस लॉ के मुताबिक, यानी द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के तहत चल रहा है, और उस पर कोई कंट्रेरी लॉ जो है स्पेशल तौर पर मौजूद नहीं है, तो अगर CPC भी उस पर ये नहीं वाज़े लिखा हुआ कि यहाँ पर CPC अप्लाई होगी, ठीक है, तो वहाँ पे होगा क्या, अगर CPC को अप्लाई करना है तो वहाँ की जो सूबाई हुकूमत है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में शाया करेगी, जारी करेगी, उसके बाद और उसमें वो ये लिखेगी कि इस लॉ का इतना पोर्शन इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होगा, तब आप CPC को रेवेन्यू मैटर में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि लॉ गैट तो पास करना मसला नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे से वैसे लॉ पढ़ते हैं तो आपकी प्रैक्टिस सीधी हो जाती है, अगर आप तवज्जो से सुन लेते हैं। सेक्शन है जी 6, पिक्यूनरी, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, मालियाती दायरा इख्तियार। इसमें सीन ये है, जो सिविल कोर्ट है वो 5 करोड़ से नीचे का केस सुन सकती है, यानी 50 मिलियन से नीचे का केस जो है वो सिविल कोर्ट में दायर किया जा सकता है। 50 मिलियन का मतलब होता है 5 करोड़। 50 मिलियन से नीचे का केस, 50 मिलियन का होगा या उससे ज्यादा होगा तो वो कहाँ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा। उसके बाद पढ़ते हैं सेक्शन 9, 7 और 8 नहीं पढ़ते, खत्म। सेक्शन 9, कोर्ट टू ट्राई ऑल सिविल सूट अनलेस बार्ड। जो सिविल कोर्ट है वो तमाम किस्म के जो सिविल सूट है वो सुन सकती है सिवाय उनके जिन पर कोई वाज़ेह या गैर वाज़ेह तौर पर पाबंदी है, ठीक है। सिविल कोर्ट तमाम सिविल सूट सुन सकती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9। अब एक बात याद रखिए, बार्ड
ये बाढ़ है, पाबंदी है। ये पाबंदी के सेक्शन 9 से लेकर 12 तक 4 सेक्शन, इनमें हम पढ़ेंगे तो जरूर, लेकिन इनमें डिस्कस क्या होगा, पाबंदी डिस्कस होगी कि किन किन वजूहात पर पाबंदी है और कहाँ कहाँ पर पाबंदी नहीं है। इसमें पहली वजह उसने क्या पाबंदी की थी कि भाई जी सिविल को केस सारे दायर हो सकते हैं सिविल कोर्ट में, सवाए उनके जिन पर वाजे या गैर वाजे पाबंदी है। ठीक है, सेक्शन 10 पढ़ते हैं। सेक्शन 10 बेसिकली क्या है? सेक्शन 10 ये है, इधर आप गौर करो, सेम पार्टी सेम सूट कॉज ऑफ एक्शन सेम प्रॉपर्टी और जुरिस्डिक्शन इन पाकिस्तान। सेम टाइटल भी है इधर। इसकी जो मेन वजह है, केस ऑलरेडी पेंडिंग। वेरी गुड। सेम पार्टी हो, सेम टाइटल हो, सेम कॉज ऑफ एक्शन हो, सेम प्रॉपर्टी हो, जुरिस्डिक्शन इन पाकिस्तान हो, उस तरह का केस ऑलरेडी अगर चल रहा हो तो उसी नाम का केस दोबारा दायर नहीं किया जा सकता। इधर देखो, ए ने बी पर केस किया 5 लाख का, वो केस ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, ए ने बी पर केस किया 5 लाख का, वो केस ऑलरेडी चल रहा है, यानी सेम पार्टी है, सेम टाइटल है, सेम कॉज ऑफ एक्शन, सेम प्रॉपर्टी, केस पाकिस्तान में चल रहा है, पाकिस्तान किसी भी सिविल अदालत में चल रहा है। अब ये क्या कहता है कि ये तो केस चल रहा है हमारा लाहौर में, ये कहता है मैं इसको बंदा करने के लिए, जलील करने के लिए एक केस जो है ना वो शिवपुरा में दायर कर देता, उसी 5 लाख। ये जब बी के खिलाफ दोबारा केस दायर करेगा, बी उस कॉपी, पहले केस की कॉपी उठाकर अदालत को देगी, जनाब ये देखें ये केस इसी मसले पर ऑलरेडी चल रहा है, केस को 2 जगह पर कैसे चलाया जा सकता है, 2 जगह पर कैसे सुना जा सकता है। ठीक है, ये है सेक्शन 10, केस ऑलरेडी पेंडिंग। इसको कहते हैं रेस सब जुडाइस। एक होता है रेस जुडिकाटा, वो सेक्शन 11 है। अब सेक्शन 11 पढ़ते हैं। इसी चीज को दोबारा समझो, इधर गौर करें। सेम पार्टी, सेम टाइटल, सेम कॉज ऑफ एक्शन, सेम प्रॉपर्टी, केस जुडिक्शन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान किसी भी सिविल कोर्ट ने उसको डिसाइड किया हो। इधर क्या था, पेंडिंग था, इधर आ जाएगा डिसाइडेड, यानी सेम कॉज ऑफ एक्शन हो, सेम पार्टी हो, सेम टाइटल हो और पाकिस्तान के अंदर वो केस हो और सेम प्रॉपर्टी हो, केस ऑलरेडी डिसाइड हो चुका हो, तो उसी तरह का फ्रेश केस आप दोबारा दायर नहीं कर सकते। ये क्या है, रेस जुडिकाटा। ओके होगा, चले 12 पढ़ते हैं। सेक्शन 12, सेक्शन 12 है बार टू फर्दर सूट। ये बेसिकली वालेकुम सलाम, ये क्या है, बार टू फर्दर सूट। अब इसमें सीन क्या है बार टू फर्दर सूट, कि इसमें लॉ जो है वो मना करता है, वाज़ेह तौर पर मना कर देता है। इसको पढ़ो पहले। वेयर ए प्लेंटिफ इज प्रीक्लूडेड, प्रीक्लूड का मतलब होता है रोक देना, मना कर देना। By rule from instituting a further suit in respect of any particular cause of action, it shall be not entitled to institute in respect of such cause of action in a court to which this code applies। यानी इस लॉ के मुताबिक ऑलरेडी अगर किसी चीज़ से उसको मना कर दिया गया है मुद्दई को, तो वो दोबारा उस तरह का केस दायर नहीं कर सकता। बार पाबंदी है फर्दर कोई नया सूट दायर करने का, बार टू फर्दर सूट।
नया केस दायर करने पर पाबंदी है। ठीक है, वो कौन सी पाबंदी थी कि हमने 9 में पढ़ी, 10 में पढ़ी, फिर 11 में पढ़ी, 12 में वो वाज़ेह तौर पर उसको क्या है। अब है जी हमारे पास इसी सेक्शन का 12(2). 12(2) में बेसिकली हमने चैलेंज क्या करना होता है, कोई डिग्री किसी के खिलाफ धोखे से एक्स पार्टी एक तरफा पास हो जाती है, हम कहते हैं जी हमें पता ही नहीं चला। ये 3 वजूहात पे होती है, फ्रॉड पर, मिसरिप्रेजेंटेशन पर, जुरिस्डिक्शन पर। ठीक है, आप कहें कि मुझे पता ही नहीं था, धोखे से हुई है, फ्रॉड से हुई है, मिसरिप्रेजेंटेशन में जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, उसके लिए आप फ्रेश सूट दायर नहीं करेंगे। जो डिग्री ऑलरेडी 12 आपके खिलाफ पास हुई है, आपको पता ही नहीं था और कोई डिग्री पास हो गई है, उसको 12(2) की एप्लीकेशन दे के आप चैलेंज कर सकते हैं। ये 12(2) की जुरिस्डिक्शन जो है ये तब तक रहती है जब तक आप इसको अवेल नहीं करते, उस केस का कोई फर्दर सीधा साधा रिप्लाई नहीं देते। किसी भी फोरम पर आप उस केस को टच कर लेते हैं तो उसका मामला खत्म। ठीक है, केस का नहीं 12(2) की जुरिस्डिक्शन जब मर्जी दे दे, डिग्री पास होगी कोई। एक डिग्री आपके खिलाफ है ना, 5 साल हो गए आपको नहीं पता चला, आप उसको 12(2) में आकर खारिज करवा सकते हैं। अगर बंदे को लिमिटेशन नहीं है ऐसे, फिर वो अलग बात है, वो बंदा प्रूव करेगा जी इसको पता, इसने जानबूझ के इसमें नहीं आया, तो वो एक सेपरेट सिनेरियो। ठीक है, अब पढ़ते हैं 15। सेक्शन पढ़ते हैं 15। इसमें कहता ये है जो सिविल कोर्ट का केस है वो सबसे लोएस्ट कोर्ट में दायर होगा। एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ द लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट राइट। कोई भी सिविल केस है वो कहाँ दायर होगा, लोएस्ट कोर्ट, लोएस्ट। 16 सेक्शन 16, इसमें एक केस दायर करने के इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, अब इसमें देखना ये है कि इसके इंग्रेडिएंट्स कितने हैं, क्या क्या है। पहली बात क्या करता है, सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद और विदाउट रेंट और प्रॉफिट। यानी आप अगर कहीं प्रॉपर्टी पड़ी हुई है तो उसके मुताबिक आप इस तरह का केस दायर कर सकते हैं। फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, फॉर द पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, फॉर क्लोजर और सेल और रिडम्पशन ऑफ सेल मॉर्गेज। यानी कोई आपकी प्रॉपर्टी आपने रैन रखवाई हुई थी, गिरवी रखवाई हुई थी, अगर वो सेल हो रही है तो उसको रखवाने के लिए। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट, यानी इसको कहते हैं डेक्लारेशन, फॉर डिटर्मिन करना, अपने राइट को डिक्लेयर करवाना। फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपके साथ वैसे कोई लेन देन में कोई हेरा फेरी हो गई तो उसको रिकवर करने के लिए। फॉर रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्चुअली अंडर डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिडिक्शन। यानी अगर इस तरह का कोई भी केस हो तो जहां आपकी जुरिडिक्शन बनती है वहां पे आप दायर करेंगे। अब बात है सेक्शन 17 की, इसका टाइटल लाइन पढ़े से, सूट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद इन जुरिडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स। मुख्तलिफ अदालतों के दरमियान एक केस की जुरिडिक्शन है, प्रॉपर्टी जुरिडिक्शन है, तो वो केस कहाँ दायर होगा। प्रॉपर्टी है जी एक्स, ये इसकी जुरिडिक्शन बन रही है दो जगह, यानी लाहौर में भी बन रही है, कसूर में भी बन रही है। यानी आधी लाहौर में प्रॉपर्टी आधी कसूर में है, तो आप कंफ्यूज है कि यार प्रॉपर्टी तो 2 जगह पर अब इशू आ गया, तो इसका केस लाहौर में दायर होगा या कसूर में होगा। तो दोनों अदालतों में जहाँ भी दायर कर दोगे वो एक्सेप्टेबल, वो एज इट एज है। एक भी करना पड़ेगा, एक में करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो वो दूसरा खा जाएगा, उसको बचाने के लिए करना पड़ेगा। अब है जी 18 सेक्शन। ये बेसिकली क्या है, डिफरेंट कोर्ट्स जुरिडिक्शन। ये क्या है, जब जुरिडिक्शन जो है अनसर्टन, जुरिडिक्शन क्या है, अनसर्टन। अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी आ जाए अब्दुर्रहमान जिसकी जुरिडिक्शन जो है अनसर्टन है, तो तरवीर उसको क्या किया जाए। आप देखो इसी एग्जांपल को कोट करते हैं।
एक केस है हमारे पास, एक्स हमारी प्रॉपर्टी है, उसका कोई इशू चल रहा है मुतरा, क्योंकि जब इशू चलता है तो केस दायर करते हैं। जुरिडिक्शन है हमारे पास, ए कोर्ट है, बी कोर्ट है, सी कोर्ट है, यानी क्या है, अनसर्टन है, डिटरमन नहीं है, कन्फर्म नहीं है कि कौन सी अदालत है, ए है, बी है, सी है। तो आप फॉर एग्जांपल अपनी प्रॉपर्टी का केस बी अदालत में दायर कर देते, तो बी उस केस को दायर करने की जुरिडिक्शन जो अनसर्टन आ रही थी उसकी रीज़न लिखेगी, वजह लिखेगी, वजह लिखने के बाद एज इट एज केस चलाएगी जैसे नॉर्मल केस चलता है। ठीक है। हाँ, अगर एक पार्टी ऑब्जेक्शन लेती है कि ये इसकी जुरिडिक्शन नहीं बनती, इसकी जुरिडिक्शन ये बनती है, तो वो ऑब्जेक्शन जो है कोर्ट ने तो वो रीज़न नोट कर ली, ऑब्जेक्शन नोट कर लिए। अगर कोई पार्टी वो ऑब्जेक्शन स्टार्ट में नहीं उठाती, एंड में उठाती है, जब केस का फैसला हो गया अपील कोर्ट में, तो लॉ ये कहता है कि जो ऑब्जेक्शन आपने उठाना है इनिशियल ग्राउंड पर उठा सकते हैं, लास्ट पे आप नहीं उठा सकते। उसके बाद जी हमारे पास सेक्शन 19, यहाँ पे सिंपल सी मैंने हेडिंग इसकी बनाई हुई है स्टूडेंट्स को डिफाइन करने के लिए कि यहाँ का जो केस है वो स्टूडेंट्स जो हैं, सॉरी जो प्लेंटिव होता है, प्लेंटिव और डिफेंडेंट का इशू आ गया है, तो इसमें सेक्शन 19 के मुताबिक जो प्लेंटिव है उसकी मर्जी के मुताबिक सूट दायर किया जाएगा, वो चाहे डिफेंडेंट की जगह पे दायर कर दे, चाहे वो अपनी जगह पे दायर कर दे। ठीक है, ये होगा प्लेंटिव प्लेस सूट या प्लेंटिव ऑप्शन। अब उसके बाद आ गया सेक्शन 20, ये बेसिकली डिफेंडेंट प्लेस पर होगा। इतना से इसका कंसेप्ट है, बाकी इसमें लंबी चीज़ें और हैं, लेकिन इसका कंसेप्ट सिंपल सा इसलिए बता रहा हूँ कि अगर डिफेंडेंट कुछ अरसे के लिए, कुछ देर के लिए या कारोबार के लिए भी किसी जगह पर रहा है और वहाँ पर कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया, तो केस कहाँ दायर होगा, जहाँ पर डिफेंडेंट रहता है। इसके बाद है हमारे पास सेक्शन, ये 5 सेक्शन है और इंतहाई इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, सेक्शन साइलेंट, सेक्शन 47, क्वेश्चन टू बी डिटरमिन इन एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। ठीक है, सेक्शन 47 है, इसकी हेडिंग पढ़े पहले आप। डायरेक्ट अक्सर लोग नहीं ना लाते जब और उनको रीड नहीं करते, फिर इनको जब स्टेटमेंट घुमाता है तो फिर वहाँ पे दिमाग घूम जाता है। क्वेश्चन टू बी डिटरमिन्ड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिग्री, कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिग्री। एग्जीक्यूटिंग द डिग्री का मतलब ये है कि जो कोर्ट उस डिग्री पर अमल दरामद करवा रहा है। अब सुनो ये सीन क्या है बेसिकल सेक्शन 47 का। ये है जी लाहौर, या लाहौर को छोड़ दे, ये ए है, ये पहली कोर्ट है जहाँ पर एक केस फाइल किया गया। यहाँ पे केस फाइल किया गया, वो केस की जो ए अदालत ने क्या कर दिया, डिग्री पास कर। अब ए ने डिग्री पास की, बात होता यह है कि जो डिग्री पास करती है अमल दरामद दूसरी करवाती है। बी के पास आ गया एग्जीक्यूशन के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए यानी अमल दरामद करवाने के लिए। ये डिग्री किसके खिलाफ, एक्स ने केस किया, वाई के खिलाफ डिग्री पास हो गई। वाई कहता है ये जो ए अदालत ने मेरे खिलाफ डिग्री पास की है वो सरासर गलत है। लॉ ये कहता है आपने मान लिया आप गलत कह रहे हैं कि ये डिग्री पास जो है गलत हुई है, इस पर अमल दरामद रोका जाए जो भी। लॉ कहता है कि भाई इस पोर्शन पर आके इसका जवाब दें। एग्जीक्यूशन वाली जो कोर्ट है इधर आके आपके जितने भी एतराज़ात हैं उनका आप इधर आके जवाब दे सकते हैं, उनको प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए आप सेपरेट सूट करेंगे तो वो नहीं माना जाएगा। कोई अलग से उस डिग्री को ख़त्म करवाने के लिए अलग से केस दायर नहीं कर सकते। आपके जितने भी एतराज़ात हैं वो आप इस पोर्शन पर, इस अदालत पर, एग्जीक्यूटिव कोर्ट पर आकर उनको रिजॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, अपील सेपरेट इशू है, वो अमल दरामद में आ गया। वो
कहता है जी मुझे पता ही नहीं था, इसकी जुडिक्शन नहीं बनती थी, फलां इशू था, वो अमल दरामद पर आ गया। वो अपील में या वो सारे मामला तो वो तब करेगा जब उसके नॉलेज में होगा, वो केस को कंटेस्ट करके आ रहा हो। ठीक, 75 सेक्शन 75 लोकल कमीशन, इशू लोकल कमीशन। अब अक्सर केसेस में लोकल कमीशन इशू होते हैं। हमारे अक्सर लॉयर्स लोकल कमीशन पता नहीं कितनी दफ़ा अपॉइंट हो चुके होते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता वो किस लॉ के तहत अपॉइंट हो। लोकल कमीशन से CPC के सेक्शन 75 के तहत अपॉइंट हो। इसके 4 काम हैं। टू एग्जामिन एनी पर्सन, किसी बंदे का पता करना कि वो बंदा ठीक है या नहीं। टू मेक ए लोकल इन्वेस्टिगेशन, अगर किसी प्रॉपर्टी के मुताबिक उनको पूछा, किसी बंदे को टास्क दिया जाए लोकल कमीशन को किसी प्रॉपर्टी की इन्वेस्टिगेशन करके आओ। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारी एकेडमी की बिल्डिंग है, आपको कहा जाता है कि जी इन्वेस्टिगेशन करके आए कि ये सलमान शहीद रोड पर किस साइड पर है। तो आप आते हैं, आप देखते हैं जी ये राइट साइड पर है, ये लेफ्ट साइड पर। मैं कहता हूँ मैम एक तरफ से मैं कहता हूँ ये राइट साइड पर, ये इस तरह राइट पर नहीं, वो दूसरा कहता है जी ये लेफ्ट साइड पर। आप दोनों की बात सुनेंगे, जो एग्जैक्ट आप ऑब्जर्व करेंगे वो रिपोर्ट जाके अदालत में जब आपके पास कोई इख्तियार नहीं, आपने जो ऑब्जर्व करना है वो रिपोर्ट सबमिट करवा देनी है अदालत में। ना तो आप डिग्री पास कर सकते हैं, ना आप क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, क्योंकि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस का काम है। आप लोकल बंदे, आपने एक रिपोर्ट देनी। टू एग्जामिन और एडजस्ट अकाउंट, अगर कुछ लोगों का लेन देन का इशू है तो उनके अकाउंट्स को देख सकते हैं कि भाई इतना इसका बनता है, इतना इसका बनता है। उसके बाद है टू मेक पार्टीशन, फॉर एग्जांपल 4 लोगों के दरमियान कोई इशू है, प्रॉपर्टी वो आपस में सही डिवाइड नहीं कर रहे, तो आपको लोकल कमीशन अपॉइंट किया जाएगा कि इनका हिस्सा जितना जितना बनता है उसके मुताबिक इनके शेयर बनाकर रिपोर्ट हमें सबमिट। बात खत्म, यही काम है लोकल। और लोकल कमीशन की फ़ीस जो है वो अदालत में सबमिट होती है, डायरेक्ट नहीं दी जाती। ठीक है, सेक्शन 96 अपील अगेंस्ट डिग्री, इसको एक और भी लफ्ज़ कहते हैं फर्स्ट अपील, उर्दू में इसको कहते हैं इब्तदाई अपील, उर्दू में इसको फर्स्ट अपील कहते हैं फर्स्ट अपील, इसको उर्दू में कहते हैं इब्तदाई अपील। यानी इसका कंसेप्ट ये है सेक्शन 96 का CPC का, ये भी याद रखना है कि अपील अगेंस्ट डिग्री CPC के मुताबिक ये 96 इसको डील करता है। लेकिन जब अपील, ये अपील की डेफिनेशन 96 में है। अब अपील दायर कैसे होगी, उसके लिए ऑर्डर जो हमें डील करता है वो 41 है, वो भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है। ऑर्डर 48 जो है अपील अगेंस्ट डिग्री है, जिसमें तमाम सारा प्रोसीजर दिया गया है। अब अपील बेसिकली क्या है, लॉ ये कहता है हर वो डिग्री जो पास हुई है वो अपीलेबल है, दैट्स। इसका सब रूल 2 कहते हैं एन अपील में लाई फ्रॉम एन ओरिजिनल डिग्री पास एक्सपर्ट, कोई एक तरफा डिग्री भी पास हुई है तो वो भी अपीलेबल। नीचे इसका सब सेक्शन 3 में बताता है कि वो डिग्री अपीलेबल नहीं है जो म्यूचुअल कॉन्सेंट के साथ, कंप्रोमाइज के साथ पास हुई। ठीक है, बात करो 104 अपील अगेंस्ट ऑर्डर। ये क्या था, अपील अगेंस्ट डिग्री थी, ये अपील अगेंस्ट ऑर्डर था। जब अपील अगेंस्ट ऑर्डर पढ़ना है, इसका प्रोसीजर देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा सेक्शन ऑर्डर 43 में। इसको ऑर्डर 43 डील करता है। अब क्या है, इसके लिए मैंने अक्सर जनरल कंसेप्ट बताता हूँ कि तमाम ऑर्डर जो हैं वो अपीलेबल है कुछ के सिवा। ठीक है, हाँ। अब इसमें एक जो ऑर्डर है, कौन कौन सा ऑर्डर नाकाबिल अपील है, लॉ ऑर्डर। अब बात क्या है कि एग्जीक्यूशन में एक ऑर्डर हुआ कि फलां बंदे को अरेस्ट करके लाओ, जब वो अरेस्ट का ऑर्डर निकल जाएगा वो अपीलेबल नहीं। ठीक है, अरेस्ट या डिटेंशन
इसके अलावा एक केस चला, ए और बी के दरमियान केस चला, ऑर्डर हो गया, स्टे ऑर्डर हुआ, उस ऑर्डर के खिलाफ आप अपील में आ गए, अपील में आ गए 104 के तहत, उस अपील में नीचे फिर ऑर्डर हुआ, ये जो ऑर्डर हुआ है ये अपीलेबल नहीं है, नॉट अपीलेबल। ठीक होगा, एक ऑर्डर हुआ है उस पर अपील होगी, उस अपील में जो ऑर्डर हुआ है वो अपीलेबल नहीं है। 115 पर ये 115 हमारे पास रिवीजन, उर्दू में इसको कहते हैं निगरानी। सीपीसी की जो निगरानी रिवीजन है वो सेक्शन 115 के तहत होती है। ठीक है, रिवीजन और रिव्यू में फ़र्क है। सेक्शन 114 जो है वो रिव्यू है, रिव्यू दोबारा देखना, रिव्यू हमेशा सेम कोर्ट में होता है, यानी अपने ही फैसले पर नज़रसानी करना, वो क्या है, रिव्यू है। अब रिवीजन क्या है, निगरानी है। निगरानी हमेशा अपने से बड़ी अदालत में होती है, हायर कोर्ट में होती है। निगरानी कब दायर होती है, जब आप कहें कि एक जज के पास अख्तियार ही नहीं था, उसने वो इस्तेमाल किया, जब उसके पास अख्तियार था लेकिन उसने उसको इस्तेमाल नहीं किया, या तीसरी ये कि उसने अपनी पावर का नाजायज़ इस्तेमाल किया। इन 3 ग्राउंड्स पर निगरानी होती है। और निगरानी में रिवीजन में नीचे वाली अदालत से रिकॉर्ड मंगवाया जाता है, उसको देखने के बाद हाई कोर्ट में निगरानी कितने दिन में होती है, सेशन कोर्ट में रिवीजन कितने दिन में दायर होती है, हाई कोर्ट का टाइम कितना है सोनिया, हाई कोर्ट की रिवीजन का टाइम जो है 90 दिन का है, सेशन कोर्ट की रिवीजन का टाइम 60 दिन का है। और इसको हाई कोर्ट 6 मंथ में डिसाइड करने की बाउंड है अकॉर्डिंग टू लॉ। कोई भी रिवीजन हाई कोर्ट में आती है तो 6 महीने के अंदर उसको डिसाइड करने की बाउंड है। ठीक है, हाई कोर्ट में भी रिवीजन हो सकती है, सेशन कोर्ट में भी हो सकती है, यानी दोनों अदालतें रिवीजन की पावर को एक्सरसाइज कर सकती हैं, लेकिन दोनों में से जो भी फॉर्म आपने अपना लिया फिर दूसरा नहीं कर सकते। सर सेशन कोर्ट के अंदर कितनी देर में डिसाइड करना पड़ेगा, वो ऑप्शन है। अब हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट दोनों में रिवीजन दायर हो सकती है, लेकिन एक ही फोरम पर हो सकती है, चाहे हाई कोर्ट में कर लें चाहे सेशन कोर्ट में कर लें, बात खत्म। दैट्स इट। सेक्शन 151 इनहेरेंट पावर, अदालत का ज़ाती दायरा। सेक्शन 151 के तहत अदालत अपना ज़ाती दायरा इख्तियार तब इस्तेमाल करती है जब उस लॉ के पॉइंट पर, उस पॉइंट पर लॉ जो है वो वाज़े तौर पर साइलेंट हो। तो अदालत क्या करती है, केस का फ़ैसला करने के लिए, इंसाफ करने के लिए अपना ज़ाती दायरा इख्तियार इस्तेमाल करती है, जिसको हम इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट कहते हैं। ठीक है, ये हमारा सेक्शन का पोर्शन था, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने इंतहाई सिंपल वे से किया है, लेकिन इसको अच्छी तरह से, जिस तरह मैंने बताया, इनके पॉइंट्स निकाल लें। सेक्शन कितने हैं जी सीपीसी के सारे, 150। ऑर्डर कितने, 51। पंजाब में 51 कंसीडर होते हैं, अदरवाइज 52 कंसीडर होते हैं।